तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पे फोकस करेंगे. दैट विल बी द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग, राइट, व्हाट मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज. और उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स अपने आप में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स एंड व्हाई डिड इट कम इनटू प्लेस एज अ सब्जेक्ट, राइट. तो इससे पहले what we used to have as a proper subject was known as political economy. Political economy because जो आपका classical school था, एक set of thinkers who used to think in a very traditional way कि economy से related जितने भी aspects हैं, जितने भी trade हैं, commerce है, goods and services, जितनी भी jobs हैं, employment है, production, everything has to be taken care of by the government. जितना भी किसी भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दैट इज द सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, उसका जो ओनरशिप है वो आपका गवर्नमेंट के पास जाएगा. तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ एंड देन लेटर ऑन डिफरेंट थ्योरीज एंड स्कूल्स ऑफ थॉट दे केम इनटू बीइंग, राइट. डिफरेंट थ्योरीज, उसमें एक जो थ्योरी है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, राइट. व्हाट क्या हुआ? Sleepy? You want to have something, tea or coffee? Don't feel shy, right? तो भाई एक थ्योरी जो है वो डेवलप हुई एंड दैट वाज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. Is it like visible with this red ink? Shall I change it to something bright? Let's keep it white or yellow, right? एक जो प्रॉब्लम एमर्ज होकर आई दैट वाज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट. रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? रिसोर्सेज में एवरीथिंग, आपका फाइनेंस, राइट, आपका फिजिकल कैपिटल, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपका टाइम हो गया, दैट इज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड रिसोर्स. लैंड, बिल्डिंग, टाइम, एवरीथिंग, लेबर, कोई भी ऐसा रिसोर्स इकोनॉमी में नहीं है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में फॉरएवर अवेलेबल हो. ऐसा एक थ्योरी, एक स्कूल ऑफ थॉट अराइज हुआ. यानी कि हर रिसोर्स को जब हम लोग अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं वो बन जाता है एक इकोनॉमिक रिसोर्स और उसको यूज करने का एक कॉस्ट होता है, राइट. व्हेन वी आर यूजिंग लैंड, चाहे हम खुद का ही ओनरशिप है उस लैंड के ऊपर, उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका एक कॉस्ट होगा, right. When it is our own land, the cost is known as imputed rent. किसी और का लैंड होल्डिंग हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसको रेंट पे कर रहे हैं, राइट. फाइनेंस, पैसा, सेविंग्स, हम अपनी सेविंग्स यूज कर रहे हैं, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट होगा ही होगा. एट द सेम रेट अगर उतना ही अमाउंट हमने किसी बैंक से बोरो किया होता. So basic theory behind economy is that the resources that we have are very, very limited, very scarce, right. Because of the scarcity of resources, what we have to do, we have to compete over them. तो यहाँ पे जो स्टेट का जो रोल है और मार्केट का जो रोल है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. The role of the market and the role of the state, I'll explain how. फॉर एग्जाम्पल, एक शहर है एंड उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है और कोई काम नहीं होता, सिर्फ कल्टीवेशन, राइट. एंड देयर आर अ सेट ऑफ 100 समथिंग पीपल, राइट. हर एक इंसान के पास अपना एक यूनिट ऑफ लैंड है जिसमें वो अपने मनपसंद का क्रॉप जो है वो कल्टीवेट करता है. खुद का लैंड है, खुद ही कल्टीवेट कर रहा है, इम्प्यूटेड रेंट. यहाँ पे कोई किसी और का लैंड होल्डिंग बोरो नहीं करता. अब यहाँ पे कौन सा फार्मर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, इट वुड डिपेंड ऑन हाउ मच रिसोर्सेज ही और शी इज एबल टू सेल इन द मार्केट, राइट. हमने 100 kg गेहूं कल्टीवेट किया और उसको मार्केट में जाके एमएसपी में बेच दिया. मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, उसका जो बीच का डिफरेंस होगा, दैट वुड बी माय प्रॉफिट. अब मैं उस प्रॉफिट के साथ क्या करूं? मशीनरी बनाऊं, उसको और एक्सपैंड करूं, डेयरी कल्टीवेशन करूं,
whatsoever I would want to do, I will do. It is my money, it is my decision, right? That is the ideal way a rational human being thinks. But यहाँ पे इसके पास कंस्ट्रेंट है. कंस्ट्रेंट क्या है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे 100 के 100 लोगों के पास लैंड होल्डिंग है. 100 के 100 लोग यहाँ पे लैंड होल्डिंग में कल्टिवेशन भी कर रहे हैं और रह भी रहे हैं. He has, that individual person A has a limited resource, has a very very limited resource. If he wants to expand his business, अगर उसको अपना business expand करना है, उसको और लैंड होल्डिंग की जरूरत होगी कि नहीं होगी? राइट होगी ऑब्वियसली. तो ए के पास क्या है? डिमांड है. किस चीज का? लैंड का. क्यों? क्योंकि भाई उसको प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, वो चाहता है कि और लैंड होल्डिंग खरीदे और बिजनेस डाले. क्रंच. डिमांड को मीट करने के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है. क्या? हम लोग किसी भी चीज को डिमांड करते हैं, वो कैसे मीट होती है? सप्लाई. वेरी सिंपल, राइट. ए के पास डिमांड है, बट क्या यहाँ पे सप्लाई है? नहीं है. सप्लाई यहाँ पे 0 है. सारे के जो बचे हुए 99 लोग हैं, दे आर ऑल कॉम्पिटिटर्स. सब यही कहेंगे कोई आपको अपना लैंड क्यों देगा, राइट? वाई विल एनीवन? सो द थिंग इज कि हर कोई चाहेगा कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे. ईच एंड एवरी वन. नो वन वुड वांट कि मैं अपना लैंड इसको सस्ते में बेचूं, इसको फायदा और मुझे नुकसान. देन व्हाट वुड हैपन? सप्लाई यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? इट विल बी स्काई हाई. इट विल बी स्काई हाई, अनलिमिटेड प्राइस. कि देखो तुमको तो प्रॉफिट हो रहा है, तुमको तो फायदा हो रहा है, अगर मुझसे तुमको जमीन चाहिए तो मैं अच्छा खासा इसका जो है प्राइस लूंगा, अदरवाइज भूल जाओ, गो बैक. ये जो डिमांड और सप्लाई का जो यहाँ पे टैक्टिक है ओवर अ लिमिटेड रिसोर्स दैट इज लैंड, इसको कौन डिटरमाइन कर रहा है? इसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल थ्योरी, इनविजिबल हैंड थ्योरी. दैट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इनविजिबल हैंड थ्योरी ये कहती है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर किसी चीज का सप्लाई है तो 100% उसकी डिमांड होगी ही होगी एट अ रीजनेबल प्राइस. अगर किसी भी इकोनॉमी में कुछ सप्लाई हो रहा है तो 100% देयर इज अ डिमांड फॉर इट. अगर कोई बेकर है जो अपने ब्रेड और केक्स की बेकरी ओपन करना चाहता है, राइट, और मार्केट में ब्रेड और केक्स बेचना चाहता है, तो उसने बेकरी की शॉप इसीलिए खोली ना क्योंकि आसपास के लोग उसको खरीदने के लिए रेडी हैं, रीजनेबल प्राइस देने के लिए रेडी हैं. यहाँ पे 99 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत हो, जिनको प्रॉफिट हुआ ही ना हो, जो शायद लॉसेस में रन कर रहे हैं, वो जा सकते हैं उसके पास कि लुक, यू नीड लैंड, यू टेक आवर लैंड एंड यू गिव मी द मनी एट द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है? मार्केट प्राइस वो डिटरमाइन कर रहा है जो इक्वली प्रॉफिट कमा रहा है. वो कह रहा है कि ये बेसिक मिनिमम मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से थोड़ा कम में दे दो चल जाएगा, वी नीड मनी. दैट इज अनदर थिंग. यहाँ पे भी सप्लाई क्रिएट हो रहा है. दैट इज द इनविजिबल थ्योरी. यहाँ तक समझ में आना? यहाँ तक एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? तो एक और तरीके से आप लोग समझ सकते हो, इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डीलिंग विद द कंपटीशन. जो लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर जो कंपटीशन हो रहा है, चाहे वो लैंड हो गया, चाहे आप लोग जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो, आप लोग अपना दिन भर का टाइम टेबल सेट करते हो, राइट? टाइम टेबल आप सेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू पुट इन फॉर स्टडी. बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता. व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? यू आर कंपीटिंग. There is competition over your needs and requirements, that is to study to clear the exam, versus your wants, leisurely activity, going out, playing, watching movies, XYZ, right? Limited resource यहाँ पे क्या हो गया? टाइम हो गया.
तो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग. चलो, लाइकवाइज इकोनॉमी में, मार्केट में इन लिमिटेड रिसोर्सेस को का जो कंपटीशन है मेजरली गवर्न होता है वाया द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ये एक प्रॉपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हम लोग यहाँ पे बात करें. अगर हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़े, यहाँ पे सारा का सारा जो इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर का जो टाइम था, प्राइवेट ओनरशिप था ही नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट का. इसका मतलब ये कि 100 के 100 लोग होंगे, उनके पास खुद का लैंड होगा, एक ही तरीके का क्रॉप कल्टीवेट करेंगे, एक ही जैसा प्रॉफिट सबके पास आएगा, और वो प्रॉफिट का एक शेयर जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, बाकी उनकी सेविंग्स के ऊपर. एक ही तरीके के घरों में रहेंगे, एक ही तरीके के गुड्स खरीदेंगे, कपड़े पहनेंगे, एवरीथिंग विल बी इक्वल, राइट. The government will not allow them to invest their profit into any other business. That is the reason why USSR economy collapsed. क्योंकि वैरायटी नहीं थी, चॉइस ही नहीं था लोगों के पास. ऑब्वियसली इंसान थक जाएगा, बोर हो जाएगा, राइट. देयर इज नो स्कोप फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दूसरा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, that is the concept of market failure. कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई की, वो फेल हो जाती हैं. काफी सारे रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डिमांड कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का मिलेट खाना है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप का फूड ग्रेन मुझे खाना है, जो बहुत रेयर मिलता है, बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है, एंड आई डोंट नो कि कहाँ मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल ऑन अ रियल लाइफ बेसिस आई विल टेल यू कि एक वैरायटी ऑफ राइस होती है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, बुद्धा राइस जिसको कहते हैं, काला नमक चावल, यूपी साइड आता है. यहाँ पूरे गुड़गांव में मैंने देखी है, मुझे पता ही नहीं कहाँ है. हाउ वुड आई नो? नो शॉपकीपर इज टेलिंग मी किसके पास है. हर कोई कह रहा है वी डोंट कीप द स्टॉक. कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वैरायटी ऑफ राइस होती भी क्या है, राइट. अब यहाँ पे गूगल एडवर्टीजमेंट्स का ज़माना है. मैंने कभी गूगल सर्च किया होगा, अचानक से मेरे को एडवर्टीजमेंट आ जाता है रिगार्डिंग काला नमक राइस. एक शॉप डील कर रही है बैक देयर इन दिल्ली, पटेल नगर, वो सप्लाई कर देता है, राइट. तो यहाँ पे मार्केट फेलियर के कई सारे रीजन हो सकते हैं. ये जो मैंने आपको रीजन बताया, इसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. ये इकोनॉमिक लैंग्वेज है. इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का बेसिक मतलब होता है गैप इन इंफॉर्मेशन. सप्लायर को नहीं पता कि डिमांड करने वाली जनता कहाँ है, जो डिमांड कर रही है जनता, उसको नहीं पता कि सप्लाई कौन कर रहा है. क्या हुआ? डिमांड भी है, सप्लाई भी है, फिर भी मार्केट क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है, राइट. मार्केट इज फेलिंग. अब यहाँ पे किस चीज का इंटरवेंशन हुआ? यहाँ पे तो मैंने ऑनलाइन एड, डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल आपको दे दिया. उसके अलावा सपोज दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे जहाँ मार्केट फेल होता है वहाँ स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. जहाँ मार्केट फेल कर जाता है टू एलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई टू द सोर्स ऑफ डिमांड. अगर हम लोग मार्केट फेलियर की बात करें, if we are talking about market failure, when the market fails to allocate, when the market fails to allocate limited resources from the source of supply to the source of demand. इसका एक रियल लाइफ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. महाराष्ट्र happens to be the largest supplier of
टॉप वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा टॉप वेजिटेबल्स आई होप यू ऑल नो, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, राइट। तो यहाँ पे जो टोमेटो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र सप्लाई कर रहा है. There are states that are import dependent on major top commodities, right, from the largely from the state of Maharashtra. अगर हम लोग एक ऐसे एरा में जी रहे होते जहाँ हमको पता ही नहीं होता कि सबसे ज़्यादा ये कमोडिटी कहाँ पे उग रही है, ये सबसे ज़्यादा ये क्रॉप कहाँ पे उग रहा है, वी वुड नॉट नो. यहाँ पे एक स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है टू एंश्योर, राइट, टू मेक अदर स्टेट्स इन्फॉर्म्ड दैट ओके यहाँ सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन होता है, वी कैन सप्लाई. यहाँ पे एग्रीकल्चर मंडी से रिलेटेड लेके आपका जो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, रोडवे, रेलवे, हाईवेज हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके अलग अलग स्टेट पे क्रॉप जाएगा, राइट, एट अनदर एग्रीकल्चरल मंडी, एमएसपी के बेसिस पे एक्सचेंज होगा, फिर उनको लोगों तक रिटेल मार्केट के थ्रू पहुँचाया जाएगा. दैट्स हाउ इट प्रैक्टिकली वर्क्स, ग्राउंड रियलिटी, राइट. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट कभी फेल हुआ होगा. एक जगह सप्लाई है, एक जगह डिमांड है, बट मार्केट नहीं एलोकेट कर पा रहा है. तो यहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. दैट इज हाउ बेसिकली इकोनॉमिक्स वर्क, दैट इज हाउ बेसिकली मार्केट फेलियर, व्हाट बेसिकली मार्केट फेलियर इज. एंड इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसका भी एक आप लोग डेफिनेशन लिख लो. इकोनॉमिक्स इज बेसिकली ऑप्टिमल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, राइट. इसका सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने खुद के टाइम टेबल से ले लेना कि अपने लिमिटेड टाइम को आप ऑप्टिमली किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो, बाय डिवाइडिंग इट अमंग वेरियस सब्जेक्ट्स. इस टाइम पे इतना हमको इतनी क्वांटिटी में पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स, राइट. सो यहाँ पे रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, ऑप्टिमल यूज को कैसे एलोकेट करना है, इसकी डिसाइडिंग फैक्टर्स या डिसाइडिंग फोर्सेस हैं, वो दो डिसाइसिव फोर्सेस हैं. एक डिसाइसिव फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ा क्या, द मार्केट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, डिमांड एंड सप्लाई का डायनेमिक होता है, राइट. कोई चीज़ अगर डिमांड में है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा उसको सप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक को अपना सेटिस्फैक्शन अपने आप को सेटिस्फाई करना है और दूसरे को प्रॉफिट कमाना है. मार्केट मैकेनिज्म. दूसरा मैकेनिज्म क्या हो जाता है, स्टेट इंटरवेंशन. स्टेट इंटरवेंशन, इसका एक और आप एग्जांपल ले लो. सपोज कोई एक कमोडिटी है, दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, बट उसके कमोडिटी को सप्लाई, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या मार्जिन नहीं है, तो बहुत कम लोग उसको सप्लाई करते हैं, बट इट इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसरी, लाइक सॉल्ट, वाटर, लाइक अ पर्टिकुलर मेडिसिन, राइट. तो लाइक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, सपोज कर लो एक्स कमोडिटी, राइट, एक्स वाई जेड कमोडिटी जिसमें प्रॉफिट बहुत कम है, उसको मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करने का तो कोई रेडी नहीं है, बट ये नेसेसिटी है, तो एंड एवरीवन वांट्स इट एंड नीड्स इट. तो वहाँ पे भी एक स्टेट इंटरवेंशन का की रोल आ जाता है कि उसको स्टेट फिर मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर देगा इफ नो वन एल्स इज रेडी. जब इंडियन इकोनॉमी को स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंस मिला था, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, सेकेंड 5-year प्लान जो महानालोबिस प्लान था, उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, राइट, खुद के फर्टिलाइजर्स बनाएंगे की और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप करेंगे ताकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी थ्राइव कर सके जो उस पर डिपेंड करते हैं. यहाँ पे रोल आया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, आया कि नहीं आया, राइट. क्यों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं पीछे, क्यों उस वक्त जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में इस्टेब्लिश हो गई थी, तो क्यों टिस्को ने एक दूसरा प्राइवेट एंटरप्राइज स्टार्ट नहीं किया, पीएसयूज ही क्यों सबसे ज्यादा आ गया है, क्योंकि लोगों के पास उतना कैपिटल ही नहीं था उस वक्त, लोगों के पास उतनी सेविंग्स ही नहीं थी कि कोई अपना सीमेंट प्रोड्यूसिंग प्लांट खोल सके.
सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास था। इतना इन्वेस्ट करने का जो कैपेसिटी था वो सब सिर्फ सरकार के पास था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास था ही नहीं। दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग। इवन अर्बन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास अगर हम लोग देख ले, जो एलीट कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, उनके पास भी उतनी क्षमता नहीं थी। देयर वर नो अंबानी और अडानी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है स्टेट इंटरवेंशन का, राइट। और उस वक्त गवर्नमेंट के पास अलग अलग डिमांड्स थी, अलग अलग लोगों, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज की वांट्स थी जिसको फुलफिल करना था। एग्रीकल्चर में हमको सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए थी, बिकॉज फमीन को ख़त्म करना अभी भी उस वक्त चैलेंज था। पॉवर्टी को ख़त्म करना उस वक्त एक बड़ा चैलेंज था, राइट। चैलेंज था कि हमको यूएस से जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हमें ख़त्म करना। वो दूसरा सेगमेंट था इंडस्ट्रियलिस्ट को सेटिस्फाई करना, जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सड़कें ही नहीं है, बिजली नहीं है, कैसे चलेगा? दैट वाज अनदर सेगमेंट, राइट। तो स्टेट के पास भी क्या था? रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं थे, लिमिटेड ही थे। जो बजट था बहुत छोटा साइज का बजट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी हैव टुडे, फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट, वो भी काफ़ी लिमिटेड था, राइट। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में उस वक्त भी स्टेट को ही compete करना पड़ा। ओके, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स ऑन अ मैक्रो लेवल। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल लेवल, लाइक हमको अपना टाइम टेबल बनाना है, या फिर मेरा एक कोई खुद का बिजनेस है, मेरा एक खुद का स्टार्टअप है, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट डाल रखा है, कितने लोगों को हायर करना है, राइट, किस ह्यूमन रिसोर्स की या किस मशीन की कौन सी क्या ड्यूटी रहेगी, कितना प्रोडक्शन होना है, कितने आवर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे माइक्रो लेवल पे डिसाइड करनी है। दैट इज माइक्रो लेवल एट द यूनिट लेवल। मैक्रो लेवल हो जाएगा आपका एग्रीगेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। आपकी स्टेट इकोनॉमी हो गई, राइट, नेशनल इकोनॉमी हो गई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस? माइक्रो मैक्रो क्या होता है? तो यहाँ पे लेट अस स्टार्ट ऑफ। शैल वी टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे लास्ट में लें कि सबसे पहले ले लें? सबसे पहले अगर हम लोग लेंगे तो उसका फायदा ये होगा दैट सपोज करो आप लोग नहीं आंसर कर पा रहे हो पीवाईक्यूज को, मत करो, गलत हो रहा है एक एक पीवाईक्यू, होने दो। यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट द कंटेंट। पीवाईक्यू पहले पढ़ोगे और एनसीईआरटी बाद में पढ़ोगे तो बहुत कम टाइम में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द पीवाईक्यूज इन द वेरी बिगिनिंग, राइट। 2022 का क्वेश्चन है, 23-24 का मैंने अभी नहीं लिया है, ओके। 22 का ही क्वेश्चन है रिलेटेड टू रियल सेक्टर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियल सेक्टर? हाँ, राइट। एक इकोनॉमी में जितना भी गुड एंड सर्विस क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है इन वन फाइनेंशियल ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर, राइट, दैट इज द रियल सेक्टर। अब रियल सेक्टर में कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आप फाइनेंशियल ईयर में गुड्स एंड सर्विस को कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या उसमें बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो एक बहुत ही बड़ा ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का सेगमेंट है, क्या वो कैलकुलेट नहीं होता है जीडीपी में? अब बैंक लोन दे रहा है, राइट, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी तो एक प्रोडक्ट ही हुआ, एक तरीके से एक सर्विस ही हुई in a way. Do we include a commercial bank lending money to a trading company in the real sector? No. वो आपका फाइनेंशियल सेगमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ये आपका फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। अगर हम लोग रियल सेक्टर की बात करें तो एज यू सेड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज जो जनरेट हो रही हैं इकोनॉमी में, जिसको हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो इकोनॉमी का, इन अ फाइनेंशियल ईयर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, राइट, दैट इज द रियल सेक्टर। तो इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट एंड द सेकंड फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, वो आपका जीडीपी में तब ऐड होगा
तब ऐड होगा जब वो डायरेक्टली मार्केट में रिटेल सेगमेंट में सेल हो रहा है, कि मैं मार्केट में गई और अपने लिए आटा खरीद के लाई, फ्लोर खरीद के लाई. ओके, दैट इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप. टेक्सटाइल मिल्स जो रॉ कॉटन को फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे दो कमोडिटीज हैं, एक है आपका रॉ कॉटन और एक है आपका फैब्रिक. इन दोनों में से एक ही चीज है जो रियल सेक्टर में जाएगी. व्हाट वुड इट बी? इट वुड बी फैब्रिक. व्हाई नॉट रॉ कॉटन? रॉ कॉटन इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड हो गया. जो रॉ मटेरियल एज एन इंटरमीडिएट गुड यूज हो रहा है वो ऑलरेडी उसके फैब्रिक के कॉस्ट प्राइस में इंक्लूडेड है, राइट. अब सपोज जो फ्लोर 5 किलो का 10 किलो का आटा मैं अपने लिए लेकर आई, सपोज जो मिल है जो दे रही है उसने किसी बेकरी को बेचा, उसने किसी बेकरी को सेल किया वो फ्लोर, तो क्या वो फ्लोर रियल सेक्टर के वैल्यू में ऐड होगा? नहीं होगा. जो बेकरी ब्रेड बना रही है या फिर जो केक बना के फाइनल एंड कंज्यूमर को बेच रही है वो ऐड होगा. यानी कि इसमें भी हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है? You look a little lost. No, I'm just asking. There's nothing to be embarrassed about. चलो ठीक है. मुझे डर लग जाता है यार कि मैं बता रही हूँ वो लाइक कॉम्प्रिहेंड हो रहा है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोगों के फेसेस बहुत अच्छे हैं. Like I see serious, responsible bureaucrats in each one of you. Then steps most likely to be taken at the time of economic recession. You are always smiling, है ना? इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है? जब आपका डिमांड कम हो जाता है, राइट. देयर इज नो डिमांड, इन्वेस्टर सेंटिमेंट एकदम ठप पड़ा हुआ है कि यार कोई कुछ खरीदना ही नहीं चाह रहा तो मैं बिजनेस क्यों ओपन करूं, राइट. इन्फ्लेशन भी कम हो रखा है, इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो रखा है, राइट. कोई स्कोप ही नहीं हमको लग रहा है इकोनॉमी में. तो फिर क्या होगा? यहाँ पे हमको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? रिमेंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी में? फिस्कल पॉलिसी की क्लास अटेंड किया था ना आप लोगों ने? वी रेड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज. ऐसे केस में वी विल इम्पोज एन एक्सपैंड, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ फिस्कल स्टिमुलस, हम लोग जिसको कहते हैं, राइट. फिस्कल स्टिमुलस जिसका कि हम लोगों को मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसका कि हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट. So we are providing what? We are providing a fiscal stimulus. So the increase in expenditure on public projects. हम लोग सड़कें बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे तो वहाँ पे 3-4 लोग अपना ढाबा खोलेंगे, राइट. ढाबा खोलेगा तो भाई हम लोग और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा तो हम एक और शॉप खोल देंगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के जेब में आमदनी जाएगी, वो अपना खर्चा पानी बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो बिजनेस सेंटिमेंट ऐसे इंक्रीज होता है. दैट्स हाउ बेसिकली मल्टीप्लायर इफेक्ट वर्क्स. ओके, सो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट. इसको हम लोग एक्सपेंशनरी साइकिल के नाम से जानते हैं. लाइक हाउ मल्टीप्लायर इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि गवर्नमेंट अगर अलग अलग पब्लिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके सपोज 1000 करोड़ टोटल इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी में, दैट इंक्लूड्स द बिल्डिंग ऑफ पोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, राइट, रोडवेज, हाईवेज, राइट. अदर स्टिमुलस की हमने क्रेडिट को इजी कर दिया, वी आर एनकरेजिंग पीपल टू ओपन स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग. और उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा ऑन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो जीडीपी बढ़कर आ रहा है, suppose that is coming out to be 2 to 3,000 crore. Reason being business expand हुआ, incomes बढ़ी, demand बढ़ी तो और business बढ़ा, right. Interest rate increase हुआ, credit circulate हुआ economy में,
तो इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो जाएगा, 1000 के इन्वेस्टमेंट में 2000 करोड़ रुपीस का जो आपका आउटपुट निकल कर आ रहा है, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाएगा 2, राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और टोटल आउटपुट दोनों को कंपेयर कर, बहुत बेसिक। अब यहाँ पे सेविंग्स हाई होने के बाद कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट आउटपुट, तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कैपिटल आउटपुट रेशियो की। कैपिटल आउटपुट रेशियो से आप लोग क्या समझते हो, डू यू गाइज हैव एनी प्रायर आइडिया, कोई अंडरस्टैंडिंग है? अच्छा, ये जो क्लासेस होंगी दे विल बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश मीडियम, राइट। इंग्लिश मीडियम या ज़्यादातर बायलिंगुअल, आई होप ठीक है, राइट, ओके। कैपिटल आउटपुट रेशियो का बेसिक मतलब यहाँ पे ये होता है कि सपोज मेरा बिजनेस है एंड मैंने अपने बिजनेस में अज्यूम कर लीजिए 20 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आई हैव इन्वेस्टेड समवॉट रुपीज 20 लाख इन आवर business. After investing rupees 20 lakh in our business, what we have as an output, 20 लाख रुपया मैंने बिजनेस में अपना इन्वेस्ट किया। वी आर इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग कैपेसिटी, मशीन्स एक्स्ट्रा खरीद ली, या फिर एक बिल्डिंग रेंट पे उठा लिया, कुछ लोगों को हायर कर लिया, राइट। उसका आउटपुट मुझे कितना मिल रहा है वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑब्वियसली, राइट। मैंने मैन पावर बढ़ाई, मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड करी ताकि आउटपुट मेरा इंक्रीज हो। पहले मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही थी, इन्वेस्टमेंट के बाद एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स, एंड वो 200 के 200 यूनिट्स मार्केट में सेल भी होने चाहिए, यानी कि उसमें आपका कैपिटल में आपका मार्केटिंग भी आ जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। कन्वर्जन भी आ जाएगा, जो हमें प्रोडक्ट्स हम उनको सेल्स में कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जिसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल के नाम से जानते हैं, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल और ROI, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, राइट। कैपिटल आउटपुट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ द एडिशनल आउटपुट that we are being able to produce by every unit of capital that is being invested। यानी कि जो 20 लाख रुपया है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं कि फॉर एवरी ₹1, फॉर एवरी एक्स्ट्रा 1 रुपया जो मैंने इन्वेस्ट किया है, उसमें से हम लोग के कितना आउटपुट, कितने यूनिट्स ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट हम लोग जेनरेट कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है मेरे इस इन्वेस्टमेंट की, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेविंग्स ज्यादा है इकोनॉमी में बट कैपिटल फॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है? जब कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होता है, इसका मतलब कि अगर मुझे 10 यूनिट इन्वेस्ट करना है तो 1 रुपया इन्वेस्टमेंट से मुझे काम नहीं हो रहा। अगर मुझे चाहिए कि मैं 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पाऊँ, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ₹1 आई एम रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ₹10 डायरेक्टली, यानी कि मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। जो इन्वेस्टमेंट लगना चाहिए उससे 10 गुना मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट और द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स। n नंबर ऑफ रीजंस आर पॉसिबल। लेबर का कॉस्ट बढ़ सकता है, राइट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। मान लो मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, इनिशियल जो मेरा इन्वेस्टमेंट था 20 लाख रुपए का उतना ही है, बट आउटपुट कम हो जा रहा है। आउटपुट कम क्यों हो जा रहा है? लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो गई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया। तो पहले 20 लाख रुपए में 100 यूनिट्स जनरेट कर पा रही थी, अभी 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, अपने आप कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज हो गया। इसका जो इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर का प्रॉफिट अगर मुझे अर्न करना है तो मुझे अल्टीमेटली गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, राइट। तो इसका बेसिक सिंपल सा यही मतलब है। हाई सेविंग्स का मतलब जो आपका जो कैपिटल होता है, जो आप इन्वेस्ट करते हो, या तो आप खुद की सेविंग्स लेके इन्वेस्ट करोगे या आप बैंक से बोरो करोगे।
सिंपल सिंपल इसका यही मतलब है. दैट हैज बीन यूज्ड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट. ओके, ठीक है. तो यहाँ आपको शेयर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना हो जाता है? इंक्रीज इन कैपिटल टू रिक्वायर ऑब्टेन अ सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी. वो मैंने आपको माइक्रो लेवल पे बताया. दिस इज द मैक्रो लेवल डेफिनेशन. मुझे इस साल दिस मच जीडीपी आई वांट फॉर माय इकोनॉमी, राइट. गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि जो टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट है 10% रहना चाहिए ईयर ऑन ईयर. उसके लिए एडिशनल कैपिटल हमको कितना इन्वेस्ट करना है? 10,000 करोड़. कौन कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल रहेंगी जिससे डायरेक्टली हमारा जीडीपी इंक्रीज हो जाए? दैट इज ऑन अ मैक्रो लेवल ऑल्सो, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो. देन absolute and per capita, absolute GNP and per capita GNP. Any idea? घबराना नहीं है ये क्वेश्चंस को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आज बेसिक लेकर आई हूँ. बेसिक लेकर आई हूँ इन द लाइक इन सम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स इन वेरी वेरी डिटेल. ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा मतलब मोटा मोटा अभी समझ लो. पर कैपिटा मतलब पर इंडिविजुअल कितना जो जीडीपी या जीएनपी है इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट. जो नेशनल इनकम हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं, पर कैपिटा आपका किस लेवल पे कितना इक्विटेबली आपकी नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट. ठीक है. इट डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्यों? जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, जीएनपी इंक्रीज हो रहा है, पर कैपिटा भी मान लीजिए अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही हो. ऐसा क्यों? इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है क्योंकि ये हम लोग एग्रीगेट लेवल पे देख रहे हैं. एग्रीगेट लेवल पे देख रहे हैं. पर कैपिटा जहाँ पे आ जाता है इट मीन्स एवरेज, कि आपकी जो टोटल नेशनल इनकम जनरेट हो रही है, वाई फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम जनरेट हो रही है, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय टोटल पॉपुलेशन. तो इससे हमको एवरेज मिल जाएगा. अब एवरेजेस के साथ एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये आता है कि एक्सट्रीम्स इसमें इंक्लूड या अकाउंटेबल नहीं होते, कि सबसे ज़्यादा इनकम किसी के पास होगी और सबसे कम जो कमाने वाला होगा, दोनों ही पॉपुलेशन का पार्ट, राइट. नेशनल इनकम दोनों में कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितनी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो आपका जीएनपी पर कैपिटा कैलकुलेट नहीं कर पाता. दैट इज द फ्लॉ बिहाइंड एवरेजेस, राइट. तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, जीएनपी इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, राइट. यहाँ पे एक और आपका जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट. यहाँ पे जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट. ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है, यानी कि हमारा मान लो ईयर ऑन ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट 10% हो रहा है, यानी कि गुड्स ऐड हो रही हैं, सर्विसेज ऐड हो रही है इकोनॉमी में, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, वेल एंड गुड. बट मान लीजिए 10% जीडीपी है बट गुड्स एंड सर्विसेज उतनी नहीं ऐड ऑन हो रही. ये 10% इंक्रीज आप ये मान लीजिए कि शायद इसमें से 5% इन्फ्लेशन की वैल्यू है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है. 100 रुपए की जो वैल्यू थी आज वो 500 रुपए की वैल्यू है. एडिशनल हमने कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस ही नहीं किया. जो जीडीपी में हमको इंक्रीज दिख रहा है वो इन्फ्लेटेड वैल्यू है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा हुआ जीडीपी आया. तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी सेम है, लोगों के पास इनकम नहीं जा रही है. क्या हो जाता है? डेवलपमेंट नहीं हो रहा है फिर इकोनॉमी. Economic growth is meaningful
only when economic development is also taking place at the same time. And जो direct measures हैं to measure the rate of economic development, that is in terms of reduced unemployment, right? That is in terms of reduced poverty. ठीक है, ये हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिटवीन व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी अभी भी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम काउंट करें, रियल जीडीपी अभी भी उसकी वैल्यू 100 रुपए तक आ सकती है, पर इन्फ्लेशन की वजह से नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू 500, एडिशनल कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हुआ। So that is economic growth without economic development. समझ में आया? चलो, another very interesting question, decrease in tax to GDP ratio. What do you mean by tax to GDP ratio? टैक्स हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। टैक्स जीडीपी रेशियो अगर गिरता है, यानी कि लोग इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो वो ठीक से एडमिनिस्टर नहीं हो पा रहा है, राइट। टैक्स इवेजन हो रहा है इकोनॉमी में, थेफ्ट हो रहा है टैक्स का, लाइक जो शॉपकीपर्स जीएसटी कलेक्ट करे दैट इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड, दैट इज नॉट बीइंग अकाउंटेड फॉर, डिस्क्रिपेंसी आ रही है, प्रॉफिटियरिंग हो रही है टैक्सेस के ऊपर, होता है कि नहीं होता है। डायरेक्ट इसका क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, स्लोइंग इकोनॉमिक, पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी वन ऑब्वियस रीजन। अब मान लीजिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सपोज एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम ऑटोमेटिक है, कोई इसमें करप्शन का इवेजन का चांस ही नहीं है, there is absolutely no scope for corruption, there is absolutely no scope for tax evasion, right? What is that leading to? What does that basically mean? सब कुछ परफेक्ट है फिर भी टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब लोगों के पास उतनी इनकम ही नहीं है कि वो टैक्स पे करें। नहीं, टैक्स इवेजन अज्यूम कर लो नहीं हो रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जीरो करप्शन है, और फिर अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, अगर लोग बताएंगे नहीं कि मेरी इतनी इनकम, वो नॉन डिस्क्लोजर में आ जाएगा, राइट, वो टैक्स इवेजन में काउंट हो जाएगा। अब मान लो कि ऐसा केस नहीं है, सब कुछ डिस्क्लोज हो रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, करप्शन है ही नहीं दूर दूर तक, इसका मतलब लोगों के पास उतनी इनकम ही नहीं है जो टैक्सेबल ब्रैकेट के अंदर आए। 12 लाख 11 लाख से ऊपर इंसान कमा ही नहीं रहा है, जीएसटी नहीं कलेक्ट हो रहा है, मान लो सब कुछ परफेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है, राइट, फिर भी जीएसटी नहीं कलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ही नहीं है या बहुत कम डिमांड है। तो ये जो क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे ये आपको दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछना चाहिए कि व्हाई नॉट द सेकंड ऑप्शन, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये भी तो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो का, यस और नो, है ना। बट अगेन यहाँ पे जो लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है इसलिए नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो टैक्सेशन का सिस्टम है दैट इज प्रोग्रेसिव, जो कम कमा रहा है वो वैसे भी टैक्स नहीं दे रहा है, उसको देना ही नहीं है। हम लोग तो टैक्स उन्हीं इंडिविजुअल्स को कर रहे हैं ना जो हायर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, या फिर सपोज जो लग्जरी कमोडिटीज को परचेज कर रहे हैं लाइक सिगरेट, फरारी एंड और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 28% का टैक्स। So that is not likely to be the reason less equitable distribution of national income, क्योंकि हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो सेकंड वन ऑटोमेटिकली रूल आउट हो जाता है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी द फर्स्ट, ओके। ये आप पॉइंट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नोट कर लेना, आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप।
इन पॉइंट्स में से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जिसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शंस दे देगा कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो अक्सर होता क्या, जब हम घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, खुद को देख रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं, देन वी आर इजिली बी एबल टू, अच्छा चलो ये तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो यही होना है। बट एग्जाम टाइम में होता क्या है कि यहाँ पे आपको सामने सामने आंसर दिख रहा है, एग्जाम टाइम में ऑब्वियसली नो वन इज गोइंग टू टेल यू व्हाट विल हैपन इन अ क्वेश्चन एज सिंपल एज दिस। प्रीलिम्स में इतने इजी क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा कि लोग इसको भी सही मार्क करके आ जाएंगे। एंड ये एक यूपीएससी का एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप होता है। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मार्क बोथ 1 and 2, क्योंकि यस, डिड एनीवन से एनीथिंग? यू किसी को कोई डाउट है? ओके तो इसके लिए ये समझना भी जरूरी है कि अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, व्हाई नॉट लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इम्प्लाइड मीनिंग यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो आपका ग्रे एरिया होता है, टू रीड बिटवीन द लाइंस, राइट। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। Okay, now another important question that we have here is the rate of growth of real GDP. The rate of growth of real GDP has steadily increased in the last decade. The GDP at market price has steadily increased in the last decade. अब यहाँ पे जो कैच फ्रेज है ये 2015 का क्वेश्चन, बट इसको पूछा जा सकता है 2025 के 26 के एग्जाम में, राइट। अब लास्ट डिकेड का डेटा कौन याद रखेगा, कितना याद रखेगा, कैसे याद रखेगा, नहीं एक्सपेक्टेड है ना। यहाँ पे आप लोगों को यूज करना होगा लॉजिक। चलो पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, दैट इज द यूज ऑफ वर्ड स्टेडिली। स्टेडिली से आप लोग क्या समझते हो? हर साल इंक्रीज हो ही रहा है ना, कंटिन्यूअसली, यानी कि एक भी साल ऐसा नहीं गया जब डिक्रीज हुआ हो। अब यहाँ पे बात करते 2015 में ये सवाल पूछा गया, तो 2015 से एक डिकेड का टाइम पीरियड अगर आप ले लो तो 2005 से लेके 2015 अज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी कैंडिडेट को हर साल का जीडीपी नहीं याद है, नहीं याद रहेगा, वेरी बेसिक। यहाँ पे यूपीएससी व्हाट इज द एग्जाम डिमांडिंग फ्रॉम यू? To develop a broad understanding, to be able to guess even when you don't know the data. अगर आपको डेटा नहीं भी आता है तो भी आप उसको गेस कर लो using intelligent guessing, using common sense. 2005 से 15 में कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट या डाउनफॉल हुआ होगा? 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2011-12, इवन 13 का ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन, स्लो डाउन हुआ था। इन दोनों इवेंट्स के प्रेजेंट होने के बाद क्या पॉसिबल है जीडीपी हर साल स्टेडीली उसी रेट पे ग्रो करे या उससे ज्यादा ग्रो करे? ब्रेक्स आए होंगे, राइट, हिंड्रेंसेस आए होंगे। नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस एंड ट्राई टू एलिमिनेट। स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड, GDP at market price has steadily increased. अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है that is the real GDP and the market price GDP, यानी कि यहाँ पे जो डिबेट हो रहा है that is real versus nominal का, रियल वर्सेस, तो रियल जीडीपी ग्रोथ तब रिड्यूस होती है जब हम वास्तविकता में कोई गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा आया that banks got very scared to lend to any business, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी सब प्राइम क्राइसिस से जूझ रहे थे, राइट। बैंक्स ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी थे, दैट ओके सब प्राइम क्राइसिस चल रहा है, हाउ डू वी सॉल्व इट। जब बिजनेस को बैंक लेंड करने को रेडी नहीं है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी विल कम डाउन, तो जो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो नहीं एड ऑन होंगी, तो रियल जीडीपी में ग्रोथ नहीं आएगा। अब यही हम लोग मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो इट कुड बी पॉसिबल कि सब प्राइम क्राइसिस की वजह से या ग्लोबल इकोनॉमिक
मेल्ट डाउन या स्लो डाउन की वजह से जो सप्लायर्स हैं, जिनको अपने प्रॉफिट्स की चिंता है, जिनकी इन्वेंटरी भरी पड़ी है, वो उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो 50% डिस्काउंट पे अपनी इन्वेंट्री खाली करें, बट दे कैन नॉट अफोर्ड दैट, कि बैंक्स लेंड नहीं कर रहे हैं, उनको फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके रखना है, डिमांड नहीं है, तो व्हाट वुड दे वांट कि अपने प्रॉफिट्स को स्टेबल रखने के लिए प्राइसेस बढ़ा देंगे, राइट। इट कुड बी पॉसिबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्केट डिमांड। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रियल जीडीपी भले इंक्रीज ना हो, बट मार्केट जीडीपी जो आपका नॉमिनल जीडीपी, उसमें डेफिनेटली हमको कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने को मिल सकता है, राइट। सो इट कुड बी पॉसिबल कि स्टेडली हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज तो ऐड नहीं करी, बट स्टेडली इन्फ्लेशन में जरूर ग्रोथ रेट आया है, एंड जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमारा नॉमिनल जीडीपी का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, डू नॉट वरी, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अभी समझ लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, बहुत बेसिक सा एग्जांपल इन द सेंस क्लोज सेक्टर इकोनॉमी का हम लोग एक मॉडल लेते हैं कि सपोज एक कंट्री है, ठीक है, वी हैव अ कंट्री ए जो दो तरीके के गुड्स प्रोड्यूस कर रही है मार्केट में, एक एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, और बाकी जो दूसरा गुड, यू कैन टेल मी, एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी बेसिक जो आपकी नेसेसिटी आ जाती है, चलो लेट्स टेक डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस कर रही है, दो तरीके के गुड्स हो गए, राइट। हर साल गवर्नमेंट टारगेट रख रहा है, या हर साल मार्केट डिमांड के बेसिस पे टारगेट सेट हो रहा है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रिव्यू करके डिसाइड कर रहा है कि हमें इस साल इतना XYZ यूनिट्स ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूस करना है, यानी कि 500 यूनिट एग्रीकल्चर, एकदम हाइपोथेटिकल है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ डिफेंस के अलावा कोई और आप प्रोडक्ट ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक क्लोथिंग, राइट, 200 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 500 यूनिट्स ऑफ एग्री, तो जो हमारे टोटल गुड्स प्रोड्यूस होकर आ रहे हैं दैट इज 700 यूनिट्स, जो मार्केट में जाके सेल हो रहे हैं तो उसका जो जीडीपी वैल्यू टोटल आ रहा है दैट इज 5000 रुपीज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज अ रियल जीडीपी। अब हो सकता है कि वन पर्टिकुलर ईयर व्हाट हैपेंड, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन या फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी दुविधा आ गई, तो जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं, राइट, वो अपने गुड्स को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। What will happen? They will produce the same units of goods, 200, 700. But what happened at the same time कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो जो पहले 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में जितना प्राइस लग रहा था, जितना कॉस्ट लग रहा था, अब उसका दुगना लग रहा है। What will happen? अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्राइसेस विल इंक्रीज, राइट, ज्यादा एमआरपी पे सेम गुड्स, जो 500 यूनिट है और जो 200 यूनिट है, 700 यूनिट जो पहले 5000 रुपए में ऐड हो रहे थे इन द जीडीपी, नाउ दे आर सेलिंग फॉर 10,000। क्वांटिटी में चेंज नहीं आया पर प्राइस इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन इन्फ्लेशन। ये आपका हो जाता है नॉमिनल जीडीपी, राइट, दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी, दैट इज एट मार्केट प्राइस। ये आपका हो जाता है रियल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा देके एक्सप्लेन किया गया। Just can you give me 1 minute break? I'll get some water. अब तक एवरीथिंग इज स्मूथ, समझ में आ रहा है सारा बेसिक? कुछ ऐसा तो नहीं टर्म या टर्मिनोलॉजी जो एकदम वाइप आउट हो रही हो माइंड से? Nothing like that? Great.